हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ कि आप लोग जिसने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जा कर के ज्वाइन कर सकता है। ये है आपका टेलीग्राम चैनल, लक्ष्य तक आपके साथ इसी नाम से बना हुआ है। तो आप जा कर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली जो सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ कराई जाती है जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो जा कर के ज्वाइन कर सकता है। देख सकते हैं जैसा कि आप लोग, तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। सेकेंड थिंग, जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी हमारा एक ग्रुप है, उसको जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जो भी आप अपने अनुसार जो भी प्रिपरेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन के लिए हमारा एक ग्रुप है, चैनल है, और एक जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी है आप सुटेबल आपको लगे आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो आपकी परिस्थितियाँ आपका भाग्य निर्धारण करती हैं। गाइस, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और लगातार प्रयास करने की हिम्मत है तो हमारे अगर हाथ की लकीर में भी नहीं लिखा होगा कि हम इस गोल को पा सके तो भी भाग्य हमारा लिख देगा। कौन? हमारा आत्मविश्वास और हमारा लगातार प्रयास करने की हिम्मत। तो उससे हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना भाग्य खुद नहीं लिखेंगे तो हमारी जो परिस्थितियाँ चलेंगी वही हमारा भाग्य का निर्धारण करेंगी। तो इसीलिए हमें अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है और लगातार प्रयास करते रहना है। तो चलिए गणपति जी का नाम लेकर के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना सकते हैं आप लोग। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ढाका में किया गया है। ढाका, बांग्लादेश। क्लियर? और ये जो आयोजन किया गया है 2 दिन का चला है और इसमें कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में किया गया। किसके द्वारा ये आयोजन किया गया है? तो जो भारतीय उच्च आयोग हैं उन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। क्लियर? और उद्घाटन किसने किया है? तो जो बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, कौन? शिक्षा मंत्री बांग्लादेश के, जिसका क्या नाम है? डॉक्टर दीपू मोनी। और बांग्लादेश में जो भारत के उच्च आयुक्त हैं जिनका नाम है विक्रम दोराई स्वामी। क्या नाम है? विक्रम दोराई स्वामी। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और आयोजन भारतीय उच्च आयोग द्वारा। क्लियर? और इससे क्या होगा? ये तो चलिए ठीक है, आयोजन किया गया। क्या? स्टडी इन इंडिया में। स्टडी, अब स्टडी लिखा है तो इसका मतलब स्टडी से ही रिलेटेड होगा। तो जो दोनों देश हैं भारत और बांग्लादेश, इनके बीच क्या होगा? शैक्षिक आदान प्रदान। तो इससे क्या होगा? जो दोनों देश होंगे इनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध जो होंगे वो और भी स्ट्रांग होंगे। क्लियर? और जो छात्र हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो दक्षिण एशिया है उनके देशों द्वारा जो प्रॉब्लम क्या की जाती है, मतलब उसका सामना किया जा रहा है, प्रॉब्लम जो आ रही है उनके सामने, जैसे कि कैसी प्रॉब्लम आ रही है? गरीबी। तो उन जैसे जो मुद्दे होंगे उनको वो क्या करे? सॉल्व करे, उनका सोल्यूशन ढूंढे। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर? और ये स्टडी इन इंडिया मीट जो है ये कार्यक्रम 2018 में किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 2018 में ही ये स्टार्ट की गई थी। और ये कार्यक्रम जो है, मतलब इस कार्यक्रम को जो वैश्विक छात्र समुदाय उनको भारत में क्या करना है? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। कौन सा? स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम जो है, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम
तो जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है 2018 में एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इस कार्यक्रम को किस लिए स्टार्ट किया गया था, किस लिए डिजाइन किया गया था कि जो वैश्विक छात्र समुदाय हैं उनको भारत में क्या किया जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसलिए इसे स्टार्ट किया गया था। अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ पर है लोकेशन। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो था ये 1947 में 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उसी के साथ यह पूर्वी बंगाल का पाकिस्तान प्रांत बन गया। बांग्लादेश जो है ये पूर्वी बंगाल का क्या बन गया, पाकिस्तान प्रांत बन गया। और बाद में यह इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। फिर क्या होता है 1971 में 1971 में यह ढाका, मतलब जो ढाका है, ढाका में अपनी राजधानी के साथ ही ये क्या होता है, बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन जाता है। क्लियर। और ये जो बांग्लादेश है इसकी जो सीमा है, अब इसकी हम सीमा देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ टच करी। और पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिससे संलग्न होती है वो कौन सा है, बांग्लादेश है। क्लियर, कौन सा है, बांग्लादेश है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और जो बांग्लादेश है इसकी सीमा अगर देखा जाए तो कहाँ पर, पश्चिम में। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम और उत्तर में। पश्चिम यानी कि आपका वेस्ट एरिया जो है, वेस्ट एरिया और नॉर्थ एरिया ये किससे टच कर रही है, वेस्ट बंगाल से टच कर रही है, पश्चिम बंगाल से टच कर रही है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और नॉर्थ में देखा जाए तो नॉर्थ ये है आपका, ये किससे टच कर रही है, असम से टच कर रही है। नॉर्थ में किससे, असम से टच कर रही है। और देख लेते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये मेघालय को टच कर रही है। एंड ईस्ट में किसको टच कर रही है, ईस्ट में पूर्व में किसको टच कर रही है, तो ये आपका त्रिपुरा को टच कर रही है। क्लियर, त्रिपुरा और किसको, मिजोरम को, त्रिपुरा और मिजोरम को टच कर रही है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व में यह म्यांमार के साथ भी सीमा साझा कर रही है। ये देखिए म्यांमार, तो इसके साथ भी ये क्या कर रही है, सीमा साझा कर रही है। और बांग्लादेश का जो दक्षिणी भाग है, साउथ एरिया है इसका, ये कहाँ खुलता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ खुलता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बांग्लादेश से सटे जो राज्य हैं उनके लिए आपकी ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक कैसे, क्या क्या बताया मैंने कि क्या क्या टच कर रहा है, मेघालय, असम, मिजोरम। 1 मिनट, बांग्लादेश से सटे जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आप इसको किस नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, ममता नाम से। तो ममता नाम से आपका क्या हो गया, मेघालय, असम, मिजोरम, या फिर पहले मिजोरम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपका क्या हो गया, इससे टच करता है। और ममता बनर्जी, क्योंकि मैंने बोला वेस्ट बंगाल को भी टच करता है, तो बनर्जी, बा से बंगाल, यानी कि ये हो गया आपका। तो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा कर रही है ये बांग्लादेश, वो किससे साझा कर रही है, इसी वेस्ट बंगाल से साझा कर रही है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए तब फिर अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट गाइस, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, देख लेते हैं कब मनाया जाता है। तो टुडे इज़ 8 मार्च एंड आज ही के दिन ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को हर साल क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो डे है ये आपका देख लिया जाए तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में क्या करना है, जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जो इंटरनेशनल विमेंस डे है ये किस लिए मनाया जाता है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पर, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक विकास में। तो इन सभी में क्या करना, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़े, इसी के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है।
इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या करना है कि जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें महिलाओं के प्रति क्या करना है, सम्मान और उनका जो अधिकार है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्लियर। और जो महिलाओं के प्रति रूढ़ियाँ हैं और भेदभाव है, उन भावनाओं से क्या करना है, मुक्त करने के लिए ये आह्वान किया जाता है 8 मार्च को, इसीलिए ये मनाया जाता है। तो मेन जो है ये तो मैंने आपको बता दिया। और जो मेन है इसमें कि थीम क्या है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखी गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन संभावना है कि ये पूछा जा सकता है। तो जो इसकी थीम है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो थीम है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। मैं लिख दे रही हूँ थीम, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी टुडे for a sustainable tomorrow। बोल दे रहे एक बार फिर से, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये क्या है, 2022 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की क्या है, थीम है। और इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट की बात करें कि ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 1911 में पहली बार इसको मनाया गया था। अगर संयुक्त राष्ट्र ने इसे कब मनाया, संयुक्त राष्ट्र ने इसको 1975 में मनाना शुरू किया। क्लियर। और फिर क्या होता है, 1977 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, सदस्य देश जो थे उनको 8 मार्च को महिलाओं के अधिकार और विश्व शांति के लिए क्या किया, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में इसको घोषित करने के लिए अपने सदस्य देशों को क्या करता है, 1977 में आमंत्रित करता है। तो उम्मीद है आपको इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और फैक्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं बताने जा रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो इस दिन को स्पेशली 3 रंग से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जो ये दिन है इसको क्या करते हैं, इस दिन को 3 रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। वो 3 कलर्स कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। एक है बैगनी, जिसको पर्पल कहते हैं, बैगनी, एंड आपका ग्रीन हरा, एंड आपका वाइट सफ़ेद। क्लियर। तो जो पर्पल है, बैगनी है, इसका मतलब ये है क्या, तो ये जो रंग है ये क्या करते हैं, एक संदेश देते हैं। और वो कौन सा संदेश है वो मैं आपको क्लियर। और ये देख लेते हैं कि ये जो कलर हैं, ये जो दिए गए, तय किए गए, डिसाइड किए गए, ये ब्रिटेन की विमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, जिसको क्या बोलते हैं, WSPU। W का मीन क्या हो गया, विमेन्स, S सोशल, एंड P से पॉलिटिकल, U से यूनियन। तो इसने क्या किया, 1908 में क्या करता है, ये 3 कलर को डिसाइड करता है। चलिए ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो जो पहला कलर है पर्पल है, आपका बैगनी कलर है, ये क्या करता है, इसके अनुसार जो बैगनी रंग है वो किसका प्रतीक है, न्याय और गरिमा का प्रतीक है, न्याय और गरिमा का साइन है। क्लियर। और जो आपका ग्रीन कलर है, ग्रीन वो क्या करता है, वो उम्मीद को प्रदर्शित करता है, उम्मीद। एंड जो आपका लास्ट थर्ड है वो कौन सा है, वाइट, यानी कि सफ़ेद। तो सफ़ेद कलर जो है वो किसका, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, शुद्धता का प्रतीक। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, यूएन की, तो इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस।
अगर इसकी स्थापना की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945। क्लियर। एंड इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क यूएसए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और उसके बाद क्या करें, जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा मार्च 2022 में 2 विशेष पहल संभव स्वावलंबन की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा मार्च 2022 में 2 विशेष पहल, जिसका क्या नाम है, संभव, एंड थर्ड क्या और क्या है आपका, स्वावलंबन। तो इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो शुरुआत की गई, किसके द्वारा शुरुआत की गई है, एमएसएमई के द्वारा, एमएसएमई के द्वारा। ठीक है, देख लेते हैं एमएसएमई के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो जो एमएसएमई राज्य मंत्री हैं, एमएसएमई राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है भानु प्रताप सिंह वर्मा। तो इन्होंने क्या किया, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया प्लास्टिक, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ AIPMA, मीन्स क्या हुआ, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टेट मंत्री हैं, एमएसएमई स्टेट मंत्री हैं, उन्होंने किसके द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से, इसके सहयोग से, जो कि अभी मैंने आपको बताया, क्या, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसी के सहयोग से नई दिल्ली में, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया एक कार्यक्रम। कौन सा, कि प्लास्टिक को क्या करना है, प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करना है, और जो अपशिष्ट है उसके मैनेजमेंट पर, उसके प्रबंधन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लियर। और ये इसके लिए संभव स्वावलंबन है, ये इसी से रिलेटेड है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और इसका ये जो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रखा गया, इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया वो क्या है, आदर्श वाक्य, इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या रखा गया, तो रखा गया कि अपने कचरे को जाने और रिसाइकलिंग करना कैसे सही काम है, और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। मीन्स नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज द राइट थिंग टू डू विच इज टू बी डन इन अ राइट वे। मतलब एक बार हिंदी में फिर से बता रहे हैं, अपने कचरे को जाने और रिसाइकलिंग करना कैसे सही काम है, और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, ये इसका आदर्श वाक्य रखा गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और अगर इसकी बात करें, मतलब कहने का मतलब यही है शॉर्ट फॉर्म में, कि जो एमएसएमई मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्री जो हैं वो हैं कौन, तो नारायण राव हैं। क्लियर। और किसके सहयोग से मैंने बताया इन्होंने किया है, AIPMA यानी कि ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से इन्होंने ये स्टार्ट किया है। क्लियर। और कहाँ पर, ये क्या करने के लिए, जो युवा पीढ़ी है उनके मध्य क्या करना है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, ये जो पहल है संभव और स्वावलंबन, ये स्टार्ट की गई। चलिए, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जब क्लियर हो गया होगा तो इसमें ये कहा गया कि एक तो आपको क्या करना है, अब इस प्लास्टिक एरिया क्षेत्र में क्या करेगा, यह जो मतलब स्टार्ट किया गया सम्मेलन, ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा कि जो प्लास्टिक क्षेत्र है उसमें आजीविका भी आपको देगा, आजीविका, और क्या करेगा, व्यापार के नए अवसर आपको देगा। और साथ ही क्या करेगा, एक तो आपको आजीविका भी देगा, ये जो आपको पहल स्टार्ट की गई है, पहला तो आपको आजीविका और व्यापार के नए अवसर क्रिएट करेगा। सेकेंड थिंग वो क्या करेगा, जो प्लास्टिक प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उस मुद्दे से निपटने के लिए जो हमारे पर्यावरण लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में ये हेल्प करेगा। उम्मीद है अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहने जो युवा पीढ़ी है उनको प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसी के लिए ये जो है संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक योजना और बताई थी आपको, RAMP, रैंप, ये आपकी बजट में घोषणा की गई इस बार की। तो ये उम्मीद है
कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि रैंप पे बजट में घोषणा की गई थी कि RAMP जो योजना है ये किससे संबंधित है, MSME से ही संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखें, जिसमें 6000 करोड़ का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। और अभी कल ही मैंने डिस्कस किया है 2 योजना, और एक अम्मा योजना और एक बहिनी योजना। तो अम्मा योजना जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको 20,000 रुपये हर साल क्या करेगी, सिक्किम किसके द्वारा, सिक्किम के द्वारा स्टार्ट की, सिक्किम सरकार क्या करेगी, देगी हर साल। और जो बहिनी योजना वो 9th क्लास के लिए, जो 9th क्लास की जो बच्चियाँ हैं उनको क्या करेंगे, फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ICC महिला विश्व कप के 6ठे सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ICC महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? उनका नाम है मिताली राज। मिताली राज मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट कप्तान है एक तो, और इनका क्या नाम है, मिताली राज। तो ये 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये हो गया आपका। और अगर बात करें कि 6 विश्व कप खेलने वाली क्रिकेटर में ये कौन से नंबर पे हैं, ये तो पहली महिला बन गई हैं। लेकिन अगर क्रिकेटर में पूछें कि 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर के तीसरी ये किस नंबर की क्रिकेटर बनी है, तो 3rd नंबर की क्रिकेटर बनी है। तो 3rd नंबर की क्रिकेटर बनी है, तो क्वेश्चन ये आपके माइंड में होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन बना होगा? तो फर्स्ट जो है वो है क्या नाम है उनका, सचिन तेंदुलकर, एंड सेकंड आपका है जावेद मियांदाद। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट सचिन तेंदुलकर एंड सेकंड जो है वो है जावेद मियांदाद। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तीसरी बन गई हैं क्रिकेटर के तौर पर, और पहली महिला खिलाड़ी में देखा जाए तो पहली बन गई हैं जो 6 क्या नाम है इसका, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि 6 हो गया इनका। तो 6 कौन से कब इन्होंने भाग लिया, तो भी देख लेते हैं। 2000 पहला, ये 2000, फिर 2005 यानी 2005, देन 2009, देन 2013, देन 2017 एंड 2022। 1 2 3 4 5 6। नाउ क्लियर। और ये ध्यान देते हैं कि जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 है, आखिर ये आयोजन इसका कहाँ हुआ है, कहाँ हो रहा है, तो ये न्यूजीलैंड। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। चलिए ये भी आपका क्लियर। और जो गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज बॉलर, तो जिनका नाम है झूलन गोस्वामी, तो ये 5 विश्व कप के साथ, ये 5 विश्व कप प्रदर्शन के साथ ये सूची में, लिस्ट में क्या है, 2nd रैंक पर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मिताली राज है, ये मिताली मतलब इनके अलावा देखा जाए, ये तो हो गया आपको जो मैंने डिस्कस किया बता दिया। इसके अलावा भी देखा जाए तो मिताली 2 विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाली एकमात्र कैप्टन है। क्या कहा मैंने कि ये 2 विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाली एकमात्र कप्तान भी हैं। सेकेंड, ये जो बल्लेबाज मिताली हैं, ये महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सबसे अधिक कैप वाली खिलाड़ी भी हैं। तो उम्मीद है आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। ये है मिताली राज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही जितना स्टार बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स, जिसको क्या कहते हैं, इसकी स्पेलिंग ये है स्लाइनेक्स, का 9वां संस्करण, कौन सा संस्करण है इस बार, 9th नंबर का संस्करण है। और ये 7 से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, किस देश के मध्य, भारत और किस देश के मध्य, तो स्लीनेक्स मतलब कि SL श्रीलंका, IN इंडिया, EX एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, यानी इन दोनों के मध्य क्या है, द्विपक्षीय अभ्यास है श्रीलंका और भारत, और किसके बीच, नौसेना, श्रीलंका और भारत के नौसेना के बीच ये है अभ्यास, जो कि आपका 7 से 10 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आयोजन हो कहाँ रहा है, तो ये विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है, विशाखापत्तनम में। ये जो अभ्यास एक्सरसाइज है वो 2 चरण में होगा। पहला चरण 7 से 8 मार्च विशाखापत्तनम के हार्बर फेज है, विशाखापत्तनम में हार्बर फेज, और उसके बाद जो है सेकंड जो फेज होगा 9 से 10 मार्च
बंगाल की खाड़ी में सी फेज है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये ध्यान रखना, सेकंड आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो जो कर रहा है उसका नाम है आईएनएस किर्च। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आईएनएस किर्च जो है ये नौसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अगर बात करें श्रीलंका की, तरफ बता दे रहे हैं बट आपको भारत का ही याद रखना है। श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन कर रहा है, SLNS स्वीराला इसके द्वारा किया जा रहा है, जो क्या है, एक अपतटीय गश्ती पोत है। क्लियर हो गया होगा। और कुछ अभ्यास की बात अगर फटाफट देख लेते हैं कि जैसे कि श्रीलंका का मैंने बताया, तो श्रीलंका का एक आपका मित्र शक्ति भी है जो भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास है। और कुछ काजिंद किसके बीच है, तो काजिंद नाम से ही पता चल रहा है भारत काजाकिस्तान। जायद किसके बीच है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। सिम्बेक्स किसके बीच है, भारत सिंगापुर के बीच है। सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच है, भारत नेपाल के बीच है। जिम्बैक्स किसके बीच हुआ था, भारत जापान के बीच। अजय वारियर भारत ब्रिटेन। और शांतिर अग्रोसेन बात करें तो भारत बांग्लादेश। सिटमैक्स किसके बीच हुआ था, भारत सिंगापुर। और किसकी बात करें, क्या नाम है उसका, डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस वायुसेना के बीच हुआ था। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच। और इंद्र की बात करें तो भारत रशिया के बीच। तो ये सारे आपको ध्यान रखना, कोई भी पूछा जा सकता है, सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी जो मिलन 2022 हुआ है ये भी आपका करंट का ही, तो इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना कि कहाँ पर आयोजित हुआ है। 2022 जो मिलन 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। धर्म गार्जियन किसके बीच आयोजित हुआ है, भारत जापान के बीच। अभी रिसेंटली मैंने किसी लेक्चर में बताया था कि ईस्टर्न ब्रिज 6th युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है, भारत ओमान के बीच हुआ है। और दो न्यूज जो कि चर्चा में है कि मैंने आपको बताया था कि डिफेंस एक्सपो जो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाला उसको रद्द कर दिया गया है। और सेकेंड थिंग जो कोबरा अभ्यास है इंग्लैंड में होने वाला था वो भी रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया, यही जो रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो इसीलिए। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित करेगा, तो ये कहाँ स्थापित करने वाला है, हैदराबाद में। जो माइक्रोसॉफ्ट है, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, इसने हैदराबाद तेलंगाना में क्या किया है, इसका माइक्रोसॉफ्ट का तो ये किस नंबर का है, माइक्रोसॉफ्ट का चौथा है, ये चौथा है भारत में। ये अपना भारत में चौथा अपना सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। लेकिन चौथा भले ही है, लेकिन ये भारत में जो कर रहा है सबसे बड़ा है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में इसने घोषणा की है कि यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और ये हैदराबाद में जो स्थापित कर रहा है, ये डेटा सेंटर जो होगा भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्र में से एक होगा, जो कब तक स्टार्ट हो जाएगा, 2025 तक ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और पहले से ही जो 3 है, इसका पुणे में है, मुंबई में है और चेन्नई में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो नया डेटा सेंटर होगा वो क्या करेगा, प्राइवेट जो इंडस्ट्री हैं उनके साथ ही ये क्या करेगा, जो सरकारी क्षेत्र है, दोनों से ही ये माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड सेवा है उसकी बढ़ती मांग को ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। भारत में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के करीब 14,000 साझेदार हैं और यह देश में लगभग 3,40,000 कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करता है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो हैदराबाद सेंटर होगा, केंद्र होगा, वो रेडमंड के बाद टेक दिग्गज के लिए सबसे बड़ा सेंटर होने वाला है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और अध्यक्ष की, तो वो कौन है, सत्य नडेला हैं। और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रेडमंड, वॉशिंगटन, यूएसए में। और अगर बात करें किसकी, ये जो है हैदराबाद जो है दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। और ये राजधानी जो इसकी है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। इसमें कितने जिले हैं, तो 31 हैं। अगर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की, तो महावीर हरिना वनस्थली है, मुरुवानी नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अमराबाद टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, कावल टाइगर रिजर्व। तो ये सब आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूर संचार विवाद निपटान का अपीलीय। अभी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कल या परसों के लेक्चर में बताया था कि दूर संचार विवाद निपटान का अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, जस्टिस डीएन पटेल को। जस्टिस डीएन पटेल को इनको नियुक्त किया गया है। अभी मैंने क्या बताया, दूर संचार विवाद निपटान का अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको इंग्लिश में TDSAT
टी, ये डी है, TDSAT, TDSAT, TDSAT का मतलब टी से टेलीकॉम, डी से डिस्प्यूट, एस से सेटलमेंट, ए से एपिलेट एंड टी से ट्रिब्यूनल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दूर संचार विवाद निपटान का अपीलीय न्यायाधिकरण। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, TDSAT की स्थापना जो हुई थी, ये जो टेलीकॉम है, दूरसंचार है, दूरसंचार ऑपरेटर्स और उपभोक्ता के बीच जो विवाद है, डिस्प्यूट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए इसकी TDSAT की स्थापना की गई थी। और इस ट्रिब्यूनल में क्या है, एक अध्यक्ष होता है और जो क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। जो अध्यक्ष होगा उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये इसकी योग्यता है। और ये जो नियुक्त हुए हैं ये 4 साल की अवधि के लिए हुए हैं, या फिर क्या होना चाहिए, 70 वर्ष की। तो जो भी पहले हो उसके लिए ये नियुक्त किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जस्टिस पटेल जो थे, इनको 7 जून 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये आपको लिए हैं चीफ जस्टिस DN पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है ये भी। फसलों को बीमारी से बचाने के लिए किस संस्थान ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? तो किसने किया है? IIT कानपुर। तो IIT से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो आप सब क्या करिएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फसलों को इससे बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए किस संस्था ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? तो किसने किया है? IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो इसका क्या नाम है? बायोडीसीएम, बायोडिग्रेडेबल कार्बाइड, C से कार्बाइड, M से क्या होता है? मेटाबोलाइट। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है? ये बायोडीसीएम तैयार किया है, जो क्या है? एक जैविक रोगाणुरोधी क्या है? एजेंट है। तो ये जो नैनो कण है, इसका आविष्कार क्या किसके लिए किया गया है? फसलों के लिए। स्पेशली देखा जाए तो चावल की फसल के लिए। तो उनको क्या करना है? संक्रमण से और बीमारी से बचाने के लिए ये क्या करेगा? एक किस रूप में काम करेगा? कवच के रूप में, ढाल के रूप में ये साबित होगा। तो ये जो है किसानों की मदद के लिए बहुत सारी उच्च तकनीकी परियोजनाएं संस्थानों ने स्टार्ट की है, जिसमें ये आपका एक हो गया, जिसमें इससे क्या होगा? उपज को बढ़ावा मिलेगा और जो फसल का संक्रमण है उसकी चिंता उससे कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखा जाए तो बायोडीसीएम जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ दूसरा नवाचार है, दूसरा इनोवेशन है। इससे पहले कब हुआ था? तो इससे पहले भू परीक्षक उपकरण का आविष्कार हुआ था, जो क्या कर रही थी? 90 सेकेंड में मिट्टी में जो मौजूद अवेलेबल जो तत्व थे उनकी जानकारी देती थी। तो ये जो है ये सेकेंड नंबर का है, जो बायोडीसीएम एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्ट किए। इस हिसाब से ये दूसरा इनोवेशन है। तो ये क्या नैनो पार्टिकल क्या होता है? नैनो पार्टिकल क्या होता है? ये सूक्ष्म कण होते हैं। और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो आसानी से विघटित हो जाए। तो इसका मात्र उद्देश्य यही है, पर्पज यही कि उत्पादन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और नैनो से ही एक क्वेश्चन और मैंने डिस्कस किया था अपने ही लेक्चर के, विश्व का पहला नैनो यूरिया कहाँ किसके द्वारा विकसित किया गया था? इफ्को के द्वारा। और अभी रिसेंटली मैंने बताया था किसान ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था, किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? IIT रुड़की के द्वारा। किसके लिए? मौसम जानकारी के लिए। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क हो रहे हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी 100 ड्रोन भी उसके छिड़काव के लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। तो ये भी सब आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी एनुअल इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 क्वार्टर 4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? तो कितने? 10 गीगावाट। क्लियर? तो रिसर्च हुआ है, एक रिसर्च किया गया। तो किसने रिसर्च किया? तो उसका नाम है मेरकॉम। एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, मेरकॉम इंडिया रिसर्च। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो 10 गीगावाट का रिकॉर्ड है, ये 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की गई, जो क्या करती है? 212% की वृद्धि की है। जो इस साल क्या की है? 212% की वृद्धि की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में क्या किया गया था? भारत के द्वारा 2020 में 3.2 गीगावाट
गीगावाट सौर क्षमता की स्थापना की गई थी 2020 में। और दिसंबर 2021 के लास्ट में जो सौर स्थापित क्षमता लगभग कितनी हो गई, 49 गीगावाट हो गई। और 2021 में तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2021 में भारत ने जो कुल 10 गीगावाट सौर ऊर्जा को ऐड किया, जोड़ा है, जो एक वर्ष में सबसे अधिक है, जो क्या है, एक वर्ष में सबसे अधिक है। और 2021 में नई बिजली क्षमता में 62% क्या थी, सौर ऊर्जा थी। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना क्या है, एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021, एनुअल 2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट, ये इसका रिपोर्ट का नाम है। और इसमें जो है शीर्ष टॉप 3 स्टेट हैं, टॉप 3 स्टेट राज्य, वो कौन से हैं। पहले नंबर पे तो आपका क्या है, राजस्थान है। एंड सेकंड नंबर पर बात करें तो कर्नाटका है। एंड थर्ड नंबर पर बात करें तो वो कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो ये 3 स्टेट आपको ध्यान रखने हैं। जो टॉप 1 है राजस्थान, कर्नाटका एंड देन आंध्र प्रदेश, जो क्या किया है, सौर क्षमता के मामले में टॉप 3 ये आए हुए हैं। जो देश की स्थापना का कितना है, 50% हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2021 में राजस्थान ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है, जिसमें 4.5 गीगावाट इसने स्थापित की है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर, एक मिनट गाइस, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो वो कौन सा राज्य शीर्ष पर है, क्या नाम है इसका, तेलंगाना। तो मॉस्पी, ये मॉस्पी क्या है, तो मॉस्पी क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो मिनिस्ट्री, ओ से ऑफ, एस से स्टेटिस्टिक्स एंड पी से प्रोग्राम, आई से इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हिंदी में कहा जाए तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो मॉस्पी के द्वारा क्या किया गया, वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहें पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसकी ग्रोथ रेट के मामले में जो तेलंगाना है वो भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्टेट बन गया है। क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका, फोर्थ पे तमिलनाडु। तो ये सारे आपके लगातार राज्य हैं। पहला है तेलंगाना, सेकंड महाराष्ट्र, देन कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो GSDP है, इसमें जो परसेंट वृद्धि के उसमें मामले में देखा जाए तो तेलंगाना ने अपनी जो ग्रोथ रेट में 2020 से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक, वर्तमान तक लगभग 17% की सबसे ज़्यादा तेजी से वृद्धि दिखाई है। और प्रमुख परियोजनाओं में जैसे किसानों के लिए यहाँ का तेलंगाना का रायुथु बंधु योजना है, खेतों में पानी उपलब्ध कराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जो लिफ्ट सिंचाई कालेश्वरम परियोजना है, और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आरोग्य लक्ष्मी योजना, ये सब इसमें शामिल हैं। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो कि पहले ही बताया था। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सुंदरराजन। और यहाँ के CM कौन है, के चंद्रशेखर राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना हुआ है। सीज फायर शब्द जो कि चर्चा में है, ये क्या होता है। तो देख लेते हैं सीज फायर, पहले देख लेते हैं सीज फायर क्या होता है। तो सीज फायर क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो जो युद्ध जो चलते रहते हैं उनको रोक दिया जाता है, उन पर सहमति बन जाती है रोकने की। लेकिन वो ये थोड़े ना कि हमेशा के लिए, ना बिल्कुल नहीं, अस्थायी तौर पर थोड़े टाइम के लिए वो क्या कर दी जाती है, रोक दी जाती है। तो इस पे दोनों जो है, यूक्रेन और रशिया दोनों ने सहमति दी है कि कुछ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, युद्ध को रोक देंगे। क्लियर। तो सीज फायर किसी समझौते के तहत भी किए जाते हैं। और सेकंड, आपसी समझ से दोनों ओर से सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्या हुआ, आज के दिन ही यानी 8 मार्च मॉर्निंग में 10 o'clock पर, यानी ये मास्को के, रशिया का जो है मास्को, वहाँ के टाइम के अनुसार, लेकिन अगर भारत के टाइम के अनुसार देखा जाए तो 12:30 बजे से तो ये स्टार्ट किया गया, सीज फायर का ऐलान किया गया। किस लिए किया गया, क्यों, किस खुशी में कर दिए सीज फायर। अभी तो अटैक कंटिन्यू चल रहा था, तो किस उसमें किया गया, तो किस लिए किया गया, 1 मिनट, मानवीय ऑपरेशन शुरू करने के लिए,
मानवीय ऑपरेशन। अब वो कौन सा मानवीय ऑपरेशन शुरू करने के लिए सीज फायर का, तो जो मानवीय ऑपरेशन जैसे कि वहां पे क्या किया जाए, राहत प्रदान करने के लिए, संघर्ष एरिया में क्या किया गया, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए, ये होता है आपका मानवीय ऑपरेशन। तो ये यहाँ पे क्या करना है कि वह मतलब क्या वो लोग रेडी हैं किसके लिए, मानवीय गलियारा उपलब्ध कराने के लिए। कहने का मतलब है कि जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं, इंडियंस फंसे हैं, उनको निकालने के लिए एक क्या उपलब्ध कराया जाएगा, सेफ कॉरिडोर उपलब्ध कराया जाएगा। और वहाँ पर क्या क्या कराया जाएगा, कॉरिडोर। और ये जो यूक्रेन की राजधानी है क्यू, जो कि मैंने लोकेशन में दिखाया था, क्यू, चेरनेहिव, सूमी, और एक है उसका यूक्रेन का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव और मारियुपोल। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक मानवीय कॉरिडोर खोला जाएगा, जिससे जो युद्धग्रस्त इलाके में फंसे हुए नागरिक हैं, इसी कॉरिडोर से इनको निकाला जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो ये मानवीय गलियारा क्या है, कि मानवीय गलियारा यहाँ पे मतलब ये इसके लिए किया जा रहा है। तो मानवीय गलियारा है क्या, कि जो सशस्त्र संघर्ष का है वहां पर अस्थायी विराम कर देना है, उसी के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है। और एक विशिष्ट समय के लिए यहाँ पे विसैन्यकृत क्षेत्र होता है विशिष्ट क्षेत्र में। तो वही है जो कि मैंने बताया कि जो कन्फ्लिक्ट एरिया है, संघर्ष क्षेत्र है, वहाँ पे भोजन और चिकित्सा सहायता देने के लिए। और इन्हें कौन स्थापित करता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बातचीत करके भी हो सकता है, और या फिर स्थानीय समूहों द्वारा भी ये स्थापित होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो ये कंटिन्यू जो 12 दिन से युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन में सीज फायर का अभी ऐलान कर दिया है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। तो 6 घंटे के लिए समथिंग उन्होंने रोक दिया था। तो इसी के लिए ये सारी न्यूज़ चर्चा में थी। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल के लिए। किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस 6 मार्च 2022 को मनाया गया। CISF। विश्व श्रवण दिवस हर साल का मनाया जाता है 3 मार्च। MEA ने भारत और नीदरलैंड राजनयिक संबंध को कितने वर्ष पूरा होने पर एक विशेष लोगों का नाम रखा, 75, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बताई थी। थय्यम या कालियट्टम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य, केरला। विश्व एथलेटिक्स पैदल चल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, ब्रॉन्ज। चाइना फर्स्ट पे था, यूनान सेकंड पे था। भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान जो हाल ही में चर्चा में रहा, उसका क्या नाम है, हंसा NG। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 4 मार्च 2022 को FTF ने अपनी ग्रे लिस्ट में किसको ऐड किया है, इनको तो बरकरार रखा ही है, तो 2018 से ही चले आ रहे हैं, और UAE को इसमें ऐड कर दिया है इस बार। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन ने कहां पर तारामंडल की आधारशिला रखी है, मैसूर। किस राज्य के CM ने अम्मा और बहनी योजना स्टार्ट की, सिक्किम, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। नो फ्लाई जोन क्या है, अनधिकृत विमान को उड़ाने की इजाज़त ना होना। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा सारे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए देखना है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।